यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें लिखा हुआ है कि आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस होती क्या है? आइसोथर्मल एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे जो हमारा गैस है वो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आइसोथर्मल टेम्परेचर हमारा रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है, उसे कहते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट। उसको कैसे? आइसोथर्मल प्रोसेस। किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। ओके, तो पी वी इक्वल्स टू एनआरटी, ये आइडियल गैस के लिए क्वेश्चन है। अब हमारा ये गैस कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे बाय डिफॉल्ट। जब आप गैस के जो मोल से कम ज़्यादा खुद ही नहीं करेंगे तो वो कांस्टेंट होंगे। कम ज़्यादा कहा जाएगा, कम करे ज़्यादा करे तो बोला जाएगा, अदरवाइज कांस्टेंट मान लेंगे। और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, यानी कि ये सारी चीज़ हमारी कांस्टेंट है। तो टोटल मिला के क्या बन गया? कांस्टेंट बन गया। यानी पी वी कस टू कांस्टेंट हमारा एक, ये हमारी इक्वेशन बन गई, पी वी कस टू कांस्टेंट। तो इसका मतलब कर्व क्या बनेगा? पी और वी के बीच में कर्व क्या बनेगा? पी अगर मैं इसको ले लूँ पी प्रेशर और इसको वी वॉल्यूम ले लूँ तो कर्व क्या बनेगा? अब हमें पहले से ही पता है कि अगर हमारा ये होता है, मतलब कि ये है एक्स और ये वाई, इसमें ये वाला कब तक बनता है? जब हमारा नया इस तरीके से, ये कब कब बनता है? जब एक्स वाई होता है कांस्टेंट। जब एक्स वाई कांस्टेंट होता है तो एक कर्व बनता है। तो पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट में क्या कर्व बनेगा? सिमिलर कर्व बनेगा, आप समझ सकते हैं। तो ऐसा कर्व बनेगा। उसको क्या कहते हैं? कौन सा हाइपरबोला है हमारा? ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ना तो स्ट्रेट लाइन है, ना पैराबोला है, ना सर्कल है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि ए की वैल्यू दे रखी, बी की वैल्यू दे रखी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अबाउट ए माइनस बी। तो ए माइनस बी निकालेंगे पहले, ए माइनस बी। अब ए में से बी घटा देंगे। ए हमारा क्या है? 5i प्लस 12j माइनस 12i माइनस 5j कर लेते हैं। तो आई में से आई घटेगा, 5 में से 12 जाएगा, बच्चेगा माइनस का 7i, और माइनस 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 5, यानी ये हमारा 17 हो जाएगा, 17j। ठीक है, ये हमारा बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल लेंगे। ठीक है, या सब कुछ चेक करेंगे, क्या ये नल वेक्टर है? बिल्कुल नहीं है। क्या ये जीरो वेक्टर है? क्या इसकी मैग्नीट्यूड जीरो है? नहीं, बिल्कुल जीरो नहीं है। मैग्नीट्यूड 13 है, तो देख लेते 13 है या नहीं है। तो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, कितना बनेगा? रूट में -7 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर। सही है, तो कितना बनेगा हमारा? यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं ना। तो हमारा 17 इंटू 17 कर लेंगे। 17 इंटू 17 कितना हुआ हमारा? 289। 289 प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 प्लस 49, ये हमारा कितना हो गया? 338। तो 338 का अंडर रूट क्या होगा? 338 का यहाँ लिखा है इसका, 338 का अंडर रूट। तो अंडर रूट ऑफ 338 कितना हो गया? 18.38। 18.38, तो इसका अप्रॉक्सीमेट होगा हमारा 18.38। इतना मैग्नीट्यूड हुआ। तो 13 तो मैग्नीट्यूड हुआ नहीं, और वैसे 13 मैग्नीट्यूड हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? 17 के स्क्वायर में कुछ जुड़ रहा है। अगर ये नहीं होता तो 17 आंसर आता, और कुछ जुड़ रहा है तो आंसर 17 से तो ऊपर ही आएगा। तो ये आंसर तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर गलत हो गया। सही है, मैग्नीट्यूड 30 नहीं है। ये एक्स एक्सेस से 45 एंगल बनाता है, इसको चेक करते हैं। एक्स एक्सेस से एंगल क्या होता है? जैसे मैंने कहा, ये जो वेक्टर है हमारा एक्स एक्सेस पे कितना? -7। देखो ये एक्स एक्सेस पे कितना हमारा, देखो मतलब एक्स एक्सेस पे -7, -7 हमारा इधर आ गया। और प्लस का 17j, 17j मान लो इधर होगा ऊंचा 17, -7i 17j। इसका रिजल्टेंट कुछ ये बनेगा, तो यानी वेक्टर हमारा ये बना, ये वेक्टर है, ये वेक्टर ये वाला है। सही है, तो ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है? तो 45 तो बनाएगा नहीं, खुद ही दिख रहा है कि बराबर नहीं है। अगर दोनों बराबर होते तो बीच में जाता, तो 45 एंगल तो होगा नहीं, 45 एंगल होगा ही नहीं, बराबर तो है नहीं। तो ये आंसर भी गलत है। इसका आंसर 17 होगा, तो 17 भी आंसर गलत है।
इनफैक्ट इसको चेक करना पड़ेगा इसका कौन सा आंसर होगा, ठीक है। या तो इन्होंने मिस्टेक दे रखी है, चेक कर लेते हैं। -12 माइनस, ठीक है। तो यहाँ ना तो 13 है आंसर, ना 17 आंसर, 17 से बड़ा है और नल वेक्टर भी नहीं है। इनफैक्ट इसके सारे आंसर गलत हैं, सारे आंसर गलत है। अब आई डोंट नो ऐसा गलत क्यों हुआ, या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है कोई, पढ़ने में, समझने में, देखने में, है ना, इन्होंने दे रखा गलत या तो, ठीक है। अगर ऐसा है, कुल मिला के मैंने आपको चेक करा दिया, a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, है ना, a वेक्टर में से b वेक्टर घट के क्या बनेगा, a माइनस बी वेक्टर तो ये बनेगा, और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड ये आएगा 18 पॉइंट समथिंग। तो आप चेक कर लीजिए कौन सा आंसर सही है। इनफैक्ट सारे आंसर गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड f इज रिजॉल्व इनटू 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो वेक्टर f है, उसके 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं जो आपस में परपेंडिकुलर। इसका मीनिंग क्या है, जो कंपोनेंट है वो अगर मान लो एक है दूसरा है, इन दो जो ग्रीन वाले हैं इसके कंपोनेंट हैं, f के 2 कंपोनेंट, एक 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 है, सही है, और ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे हैं, ग्रीन ग्रीन वाले, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, ठीक है। ये हमारे f के 2 कंपोनेंट हैं जो आपस में 90 डिग्री पे, ठीक है। एक कंपोनेंट fy2 है, ठीक है, मैंने कहा ये fy2 है। तो दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, तो मालूम है इसको f डैश बोल देगा, कुछ नाम दे दो, f1 f2 f3 f डैश दे दो, कोई बात नहीं। तो क्या होगा, तो ऐसा करते हैं, तो पहले इसको ये एंगल निकालने की कोशिश करते हैं। मान लो ये कहता हूँ थीटा है, तो अब बताओ f का थीटा डिग्री डिग्री पे कितना कंपोनेंट होगा, तो हम कहेंगे f का थीटा डिग्री पे ये वैल्यू होगी f कॉस थीटा, और ये वैल्यू कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी, तो इनको बराबर कर देंगे ना, तो हमारा हो जाएगा f कॉस थीटा इक्वल्स टू f/2, f से f कट गया, कॉस थीटा आ गया 1/2, थीटा कितना आया, तो कॉस 60 वैल्यू होती है, तो ये एंगल जो है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री एंगल है, ये 60 तो वो कितना हो जाएगा 30 समथिंग जो भी है, खैर ये 60 एंगल आ गया हमारा। अब बोला कि ये f है और ये 60 डिग्री है, जिससे ये हमारा f/2 आ गया, तो ये कितना होगा, ये थीटा है तो इधर f cos 60 आया, ये क्या होगा f sin 60 होगा, f sin 60 वैल्यू √3/2, ये हमारा आंसर आ गया, बी वाला आंसर आएगा, है ना, बी वाला आंसर। तो जो दे रखा ना f और थीटा पता नहीं है, तो बोले ये f/2 आया, तो हमने कहा f का थीटा डिग्री पे जो कंपोनेंट है वो f cos थीटा है ना, तो हमारा f cos थीटा आया जो कि f/2 है, तो हमने यहाँ से दोनों को बराबर करके थीटा की वैल्यू निकाल दी, थीटा की वैल्यू आ गई, तो फिर हमने जो दूसरा कंपोनेंट है वो f sin थीटा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ फोर्स ऑफ दिस अमाउंट मेक्स 30 विद द वाई एक्सिस, तो ये फोर्स मेरा 10√3, ये जो एंगल है कितना एंगल लेता है, एंगल 30 है विद द वाई एक्सिस से 30 है, ठीक, कोई बात नहीं, जो बोला हमने उसको बना दिया है। इट्स कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस पे क्या कंपोनेंट होगा, तो आप बता सकते हैं, तो ये थीटा डैश में निकालेंगे कंपोनेंट, तो क्या आएगा 10√3 कॉस थीटा, और थीटा 30 है, थीटा की डायरेक्शन में कॉस आता है, तो ये थीटा है और इधर इसको ही आना है, इधर को, है ना, तो हमारा आ गया 10√3 cos 30, 10√3 cos 30 वैल्यू होती है sin 60 के बराबर, यानी √3/2, तो हमारा ये क्या हो गया 5 आ गया, और √3 कितना हो गया 3, तो 15 आंसर आ गया बेटा, 15, फोर्स है तो न्यूटन में आएगा, फोर्स है तो न्यूटन में आएगा। आगे बढ़ते हैं। ए की वैल्यू दे रखी, बी की वैल्यू दे रखी, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो पहले ए माइनस बी निकालो बेटा, 4i - 3k, जे नहीं देख लेना, -3i + 4k कैप। अब सब्सट्रैक्शन कर दो इसका, 4i में से 3i जाएगा तो i बचेगा, -i और माइनस, और ये माइनस में ही रहेगा, यानी कि -7k कैप, ये हमारा आ गया। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है, तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, पहले a माइनस बी निकाल लिया हमने, अब a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, यानी कि रूट में सम ऑफ द कोफिशिएंट स्क्वायर, तो इस एक कोफिशिएंट 1 है, एक है हमारा -7, 1 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर, तो 1 + 49 यानी 50 आ गया, √50 हमारा आंसर है। लेकिन उन्होंने आंसर कुछ और दे रखा, तो और चेक कर लेते हैं, इसको लिखते हैं
25 इंटू 2, तो √25 तो √25 की वैल्यू कितनी आ गई 5/√2 वैल्यू आ गई ना। तो जो बोला ना a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो पहले a माइनस बी करिए फिर मैग्नीट्यूड निकालिए भैया, सही है। आगे बढ़ते हैं। ये महक ने पूछा था क्वेश्चन नंबर 29। अब फोर्स इतना दे रखा है, ये अभी हमने सॉल्व किया है क्या 30 विद एक्सेस, यही किया सॉल्व है ना। तो 29 को सॉल्व हमने कर रखा है बेटा, क्वेश्चन 29 हमने सॉल्व कर दिया। आगे बढ़ते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। a माइनस बी इक्वल्स टू सी, देखो ये लिखा है a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर, ये बॉक्स बन के आ रहा है ना, वेक्टर को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर में, वो सही से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, ठीक है। a वेक्टर प्लस b वेक्टर बराबर सी वेक्टर, इसका मीनिंग क्या है कि अगर a वेक्टर है b वेक्टर है तो सी का रिजल्टेंट है, बस और कुछ नहीं पता चला, ठीक है। इसका मतलब है कि एक ऐसा भी सही, मान लो a मेरा ऐसा है और b मेरा ऐसा है, तो ये मेरा सी है, वो ये कह रहा है, ठीक है। थोड़ा सी गलत हो गया, थोड़ा बना रहे ऐसे। अब उसे ए और बी के बारे में बता नहीं, ए बी कैसे, ए बी कुछ भी हो सकते हैं, मान लो ए ऐसा है और बी ऐसा है, तो फिर सी कैसा है ऐसा। वो ये बता रहा कि ए और बी का मैग्नीट्यूड सी है, बस और कुछ नहीं बोला उसने। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। ए और बी यानी ए और बी कंजिक्यूटिव है और सी उसकी क्लोजिंग आर्म है, सही है। अब बोला कि, और एक बात और बोली है ए का मैग्नीट्यूड, अब ये क्या है इसको पढ़ो ध्यान से, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी बराबर सी, मतलब ए जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालो, बी का मैग्नीट्यूड निकालो, वो मिलकर सी होगा। तो ये कब हो सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ कब हो सकता है। देखो इमेजिन करते हैं, इनमें से कोई केस ले लो, पैरेलल एंटी पैरेलल ऐसा। तुमने कहा देखो अगर मेरा ए है, मान लो ये, और ये मेरा बी है, मान लो ए बड़ा है बी छोटा मान लो, तो जो सी तभी बराबर होगा जब ये पैरेलल होगा, मतलब ऐसा। अब ये एक कब बराबर देखो ऐसा है, यानी अगर ए और बी एक ही डायरेक्शन में है तो उनके मैग्नीट्यूड बराबर सी होगा, अदरवाइज सी क्या होगा, छोटा होता है नॉर्मली, देखना ध्यान से। देखो इसी कंडीशन में जो सी होता है ए और बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, अदरवाइज सी छोटा होता है। एग्जाम्पल बता रहे हैं, देखो जैसे मैं कहूँ, मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने कहा मेरा ए ये है और बी ये है, तो जो सी आएगा वो ए और बी से छोटा होगा तो मैग्नीट्यूड में। देखो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा ये मान लो 3 है, आपको पता है मैजिक ट्रायंगल, ये 3 होता है, 4 होता है, तो ये 5 होता है। तो क्या 5 3 और 4 के बराबर है, देखो नहीं बिल्कुल नहीं है। 3 और 4 तो 7 होते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3, बी का 4, तो 3 और 4 मिलकर तो 7 होते हैं, तो 5 आ रहा है। तो एज अ वेक्टर तो 5 है, लेकिन वैसे अगर मैग्नीट्यूड में देखें 3 और 4 को तो 5 के बराबर नहीं है। तो ये नॉर्मली हमेशा ही ऐसा होता है कि अगर ए और बी हमारे एक लाइन में नहीं होते हैं, अगर एक लाइन में नहीं है तो सी हमेशा उनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड से छोटा होगा, बड़ा नहीं हो सकता कभी। सी बड़ा तो हो ही नहीं सकता, कम तो हो सकता है, जैसे यहाँ पे कम है, बड़ा तो कभी सी हो ही नहीं सकता ए और बी के कॉम्बिनेशन से, क्योंकि सी बना ही ए बी और सी ए और बी से है। मैं 2 किलो कोई चीज़ ली, मैंने मान लो 2 किलो, मैंने 2 किलो दूध लिया और 3 किलो पानी लिया, तो पहले 5 किलो, तो जो चीज़ बनेगी 5 किलो से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, कम हो किसी कंडीशन में अलग बात, बढ़ नहीं सकती। तो अगर ए और बी का कॉम्बिनेशन मिलकर सी बन रहा है तो यही होगा कि ए और बी सीधे सीधे जुड़ गए हैं और सी ऐसे कंडीशन में, ये वाली कंडीशन में। अदरवाइज ए प्लस ए और बी का मैग्नीट्यूड कभी सी के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं होगा। हाँ वेक्टर फॉर्म में तो हो सकता है कि ए और बी, अब वेक्टर फॉर्म में तो ये भी सही है, ए का ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में तो ऐसा हो सकता है। लेकिन मैग्नीट्यूड में बराबर तभी होंगे जब ए और बी सीधे सीधे होंगे और सी सीधे सीधे उनको स्टार्टिंग से एंड तक जा रहा होगा। तो बड़ा क्रूशियल पॉइंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेंगे। तो हमारे इसका आंसर क्या है, जब ए और बी हमारे एंटी पैरेलल नहीं होंगे, पैरेलल होंगे और सेम डायरेक्शन होंगे। अगर एंटी पैरेलल होंगे तो वे घट जाएंगे। जैसे मैं कहूँ, मैंने ऐसा बोला होता ए ऐसा और बी ऐसा और इनको जोड़ो ए और, तो ए में से इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आएगा, छोटा हो जाता है ना बेटा इनका रिजल्टेंट, तो छोटा हो जाता है। इस कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है, एंटी पैरेलल में छोटा हो सकता है। लेकिन अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे सब प्रॉपर,
ठीक है, तो तभी जुड़ सकते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बार बार देखना, समझने की कोशिश करना। मैंने क्या बोला है कि ए और बी वेक्टर का जो सम है वो सी वेक्टर के बराबर है। तो कंडीशन कुछ भी हो सकती है, आई डोंट नो, कुछ भी, एनी कंडीशन हो सकती है, इनफाइनाइट कंडीशंस है। लेकिन अगर और लेकिन जो सी का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर तभी हो सकता है जब ये कंडीशन है। अदरवाइज और कोई कंडीशन हो, जो 3 और 4, ये वाली कंडीशन देखो, 3 और 4 मिलके आया तो सेम, सी ए वेक्टर और बी वेक्टर है तो सी वेक्टर के बराबर। लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करूँ, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड बराबर सी का मैग्नीट्यूड, इस कंडीशन में नहीं बना। 3 और 4 मिलकर 7 बनते हैं, तो 5 ही है। तो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए इस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। वो ये कह रहा है कि जो ए का मैग्नीट्यूड है 1 है, बी का मैग्नीट्यूड वो 1 है, और दोनों के बीच में जो एंगल है, ए और बी का बीच में जो एंगल है बेटा वो 90 डिग्री है। इनका जो एंगल है थीटा जो है वो 90 है। कोई बात नहीं, मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो उनका ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकाला, ए माइनस बी, यानी निकालना हमें ए माइनस बी का मॉड निकालना है। मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड निकालना है, ये निकालना है। तो आपको पता है वाटेज ए प्लस बी का होता है, आपको याद ही है ना, मैंने सिखाया, मैंने ए प्लस बी का मॉड क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। वही माइनस बी का होता है, सिखाया मैंने आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा होता है। तो सॉल्व कर लो बेटा। तो ए की दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 है ना, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2, 1 इंटू 1, और कॉस 90, कॉस 90 वाली होती है 0, तो 0 हो गया, तो √2 हो गया बेटा। इसका आंसर √2 हो गया, है ना, सिंपल सा है। जो चीज़ें दी जाएं उनको प्रॉपर नोट करिए, तभी चीज़ें सही आएंगी। अगर आप ये सोचेंगे हम क्वेश्चन को देखते देखते ही सॉल्व कर लेंगे तो कभी होने वाला नहीं। कभी कभी हो सकता है अगर आपको क्वेश्चन रट गया है, अदरवाइज यू नीड टू प्रॉपर राइट एंड सॉल्व। फिर हमारा आता है बोला कि इफ़ एल एम एन आर डायरेक्शनल कोसाइन, मतलब कि डायरेक्शन का एंगल और कॉज में एंगल बताने हैं। वही आपका कल सिखाया मैंने आपको। डायरेक्शनल कोसाइन है तो कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने आपको सिखाया था, फिर से रिकॉल कराता हूँ। मैंने कहा मान लो ये मेरा एक्स एक्सेस है, मेरा वाई एक्सेस है, मेरा जेड एक्सेस है। इससे मैंने एक बॉक्स बना लिया, अपना एक क्यूब बना लिया, मान ले मैंने क्यूब बनाया। और मेरा एक वेक्टर है जो उस कोने से मान लेते, उस कोने से कहीं भी जा रहा है, लेकिन हम चलो मान लेते हैं, चलो उस कोने से इस कोने आया, पीछे वाले कोने से आगे वाले कोने तक आया। तो ये जो रेड कलर का वेक्टर बना है, इसका एक्स एक्सिस से जो एंगल होगा, ध्यान देना, एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा वो अल्फा कहलाएगा। इस रेड वाले वेक्टर का जो वाई एक्सिस से एंगल बनेगा, वाई देखो जो रेड वेक्टर है बीच में है, ना तो एक्स वाई प्लेन में है, ये जो रेड वेक्टर किसी प्लेन में नहीं है, ना तो एक्स वाई प्लेन में है, ना वाई, एक्स वाई प्लेन क्या है पीछे वाला, उसमें भी नहीं है, उससे बाहर है। और ना हमारा वाई जेड प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में भी नहीं है, और किस में नहीं है, और एक्स जेड प्लेन में भी नहीं, ये किसी प्लेन में नहीं कि बाहर, ये बिल्कुल बाहर को है, किसी प्लेन में नहीं है। तो इस वेक्टर का, रेड वाले वेक्टर का एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो अल्फा है अगर मान लेते हैं, वाई एक्सिस से जो एंगल है वो बीटा है, और जेड एक्सिस से जो एंगल बनेगा वो गामा है। तो ये रूल ये होता है कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर बीटा प्लस कॉज स्क्वायर गामा, ये 1 होता है। एक रिलेशन तो ये होता है हमारा, कॉज में ये होता है रिलेशन, और साइन में क्या रिलेशन होता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2। आप इसको याद कर लें, इसी से बन जाएगा, अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो आप याद कर लें, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्शनल कोसाइन है। तो बोला कि डायरेक्शनल कोसाइन में जो हमारे ये एल एम ओ एन है, अल्फा बीटा गामा होते तो ये बनता, वो कह रहे ये हमारे हैं, तो क्या बनेगा, ये अल्फा है, कॉज अल्फा है, कॉज अल्फा को एल बोला है, कॉज बीटा को एम बोला है, कॉज गामा को एन बोला है। तो क्या बनने वाला खुद बता दो, सोच सकते हैं। तो बनेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, क्योंकि एल है क्या, एल हमारा रिस्पेक्टिव पहली वाली डायरेक्शनल क्वेश्चन है, तो एल हमारा है कॉज अल्फा, एम हमारा है कॉज बीटा, और एन हमारा कॉज गामा। तो आपको समझ में बात आ गई होगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ P प्लस Q, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q आर परपेंडिकुलर टू P माइनस Q, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट।
देखो वैसे तो मैं इसको डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से कर सकता हूँ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, लेकिन अभी मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट नहीं सिखाया है। वैसे वो तरीका आसान है, सिखाया नहीं तो मैं आपको उस तरीके से नहीं सॉल्व करा सकता, क्योंकि आपको फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो मैं दूसरे तरीके सॉल्व करता हूँ। तो मैंने कहा मान लेते मेरा ये वेक्टर पी है और ये वेक्टर मेरा क्यू है, सुनते रहे ना। तो पी प्लस क्यू क्या होगा, कलर चेंज कर देता हूँ, मेरा पी प्लस क्यू होगा। बताओ ये बात जानते हैं आप, पी प्लस क्यू होगा। पी ओ क्यू से एक रेक्टेंगल बना, पी के पैरेलल में यहाँ बना दो, क्यू के पैरेलल में यहाँ बना दो, जो हमारा क्वाड्रेटल बन गया है ना, पैरेललोग्राम बन गया, तो इसका ये हमारा डायगोनल हमारा रिजल्टेंट कहलाता है। पी प्लस क्यू ये बन गया हमारा। और पी माइनस क्यू करेंगे तो पी में माइनस का क्यू जोड़ना है। पी प्लस क्यू का मतलब क्या है, पी में क्यू जोड़ना, लेकिन पी माइनस क्यू का मतलब क्या है, पी में जोड़ेंगे माइनस का क्यू। तो पी तो पी है, ठीक है, माइनस का क्यू, ये क्यू है तो माइनस का क्यू किधर होगा बेटा, ये माइनस का क्यू होगा, रिवर्स कर दिया। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या रिजल्टेंट बनेगा, आप समझ सकते हैं। तो बनेगा पी माइनस क्यू। तो ये कह रहा है पी माइनस पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू जो बने हमारे रिजल्टेंट है, ये आपस में परपेंडिकुलर है। बोला ये और ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री में। तो कौन सा रिलेशन हमारा ट्रू है, कौन सा रिलेशन हमारा ट्रू है। ठीक है, चेक कर लेते हैं, पहले एक एक चेक करते हैं। अगर वो पी ओ क्यू बराबर हो जाए, मान लेते हैं अगर पी ओ क्यू हमारे बराबर हो जाए, ठीक है, अगर पी ओ क्यू बराबर होंगे तो क्या होगा, एक और हो जाना, ठीक है। तो पी ओ क्यू बराबर होंगे तो क्या होगा, देखो कंडीशन बना, तो पी ओ क्यू बराबर लेके देख लो, देख मैंने जितना बड़ा पी लिया उतना ही बड़ा क्यू लिया, तो पी प्लस क्यू मेरा कहाँ आएगा, ठीक बीच में आएगा। अगर पी ओ क्यू बराबर है, मान लो ये बराबर है, अगर बराबर है तो टोटल 90 डिग्री, तो कितना एंगल 45 होगा, सही बात है। और पी माइनस क्यू क्या उस समय होगा बताओ, तो ये माइनस का क्यू है, पी माइनस क्यू क्या होगा, पी माइनस क्यू ये होगा, और वो भी इन दोनों के बीच में होगा, तो ये टोटल 90 है तो ये 45 होगा। तो इन दोनों का एंगल कितना बना, 90 बन गया, ऊपर से लेके यहाँ तक का एंगल कितना 90 बना। तो यानी कि इस कंडीशन में हमारा, अगर ये वाली कंडीशन है पी ओ क्यू बराबर है, अगर पी ओ क्यू बराबर है तो दोनों के बीच वो 45 एंगल ऐसे होगा, ऐसे नीचे बनेगा, नीचे 45, टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, टोटल एंगल हमारा 90 हो जाएगा ना बेटा, इसलिए हमारा आंसर ऐसा होगा। तो हिट एंड ट्रायल से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको आगे चल के जब सेकेंड माइनर हमारा, इसके बाद जो अगला माइनर होगा वहाँ पे हम कर सकते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना सिखाएंगे, तो उसे सॉल्व करेंगे, अगली बार सिखाएंगे, है ना नया। ए पी माइनस क्यू बराबर पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर इक्वल्स टू जीरो वेक्टर, जीरो है ना, तो जीरो वेक्टर, ठीक है। ये कब है चेक कर लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पी माइनस पी इक्वल्स टू क्यू लिख सकते हैं। ये जो माइनस क्यू तो पहुँच के प्लस क्यू हो जाएगा बेटा, या आप ऐसे कर लो, ऐसे कर सकते हो, जो माइनस क्यू तो पहुँच के क्या हो जाएगा, ये जीरो वेक्टर। अब क्यू प्लस जीरो वेक्टर क्या हो, क्यू हो जाएगा, अरे किसी में जीरो जोड़ोगे तो जीरो वही तो रहेगा। पी तो पी ओ क्यू, अब ये दोनों वेक्टर कैसे, पैरेलल है एंटी पैरेलल या इक्वल। देखो ये मैग्नीट्यूड बराबर है, अगर मैग्नीट्यूड लोगे तो इधर मैग्नीट्यूड ले लोगे तो उधर भी मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा आपको, तो मैग्नीट्यूड भी बराबर है, और ये प्लस है तो बाई डिफॉल्ट भी प्लस है, बना तो है सेम ही तो है, प्लस प्लस। तो अगर यानी कि ये मैग्नीट्यूड में भी बराबर है और डायरेक्शन में भी सेम है, जब मैग्नीट्यूड में बराबर है और डायरेक्शन में भी सेम है, अरे पी बराबर क्यू वेक्टर है, पी और क्यू बराबर ही है तो इक्वल वेक्टर तो ऐसे ही होगा, ऐसे भी कह दो कि इक्वल है, पी और क्यू आर इक्वल वेक्टर, खुद ही कह रहा कि ये इक्वल है, बता बीच में साइन नहीं लगा इक्वल का। अदरवाइज मैग्नीट्यूड भी बराबर है, डायरेक्शन भी सेम है, क्योंकि डायरेक्शन कब गलत होती है, एक में प्लस लगाओ तो एक माइनस लगाओ तो अलग अलग डायरेक्शन होती है, तो सेम ही है। ये हमारा पी और क्यू हमारे क्या है, पी और क्यू हमारे इक्वल वेक्टर्स हैं, सही है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात होती है कि ये जो वेक्टर हमारा जो पी वेक्टर है, ये दे रखा है, ये जो वेक्टर है हमारा यूनिट वेक्टर है, ये हमारा कैसा है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब है इसका जो मैग्नीट्यूड है 1 है, सही है। करते हैं तो चेक करते हैं मैग्नीट्यूड 1 का मीनिंग क्या है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे बन होगा, तो हम कहेंगे रूट में सम ऑफ द कोफिशिएंट स्क्वायर, एक कोफिशिएंट ए है, एक ए है, दूसरा
ये वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2/3 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, यूनिट वेक्टर है तो 1 है, बोला यूनिट है ना। सॉल्व कर लो बेटा, इसका दोनों तो होल स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a² प्लस 2/3 इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 2a² इक्वल्स टू 1 माइनस 2/3 यानी 1/3। सही, तो क्या हो गया ए स्क्वायर क्या होगा 1/6, ए क्या हुआ 1/6। ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू ये आ गई है ना बेटा। तो कभी भी कहा जाए ये यूनिट वेक्टर है ये चीज़, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा 1 होना चाहिए। यहाँ पे ए दे रखा है, अननोन वैल्यूज है, तो हम सॉल्व कर लेंगे उसे। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 5 and 3। दो वेक्टर हैं, एक की वैल्यू है 5 और एक की वैल्यू 3, तो इनका विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। इनका रिजल्टेंट क्या नहीं हो सकता, 5 और 3 का क्या रिजल्टेंट नहीं हो सकता। अब इसका आंसर आपको दे नहीं रखे, लेकिन मैं बता देता हूँ कैसे। आंसर दे नहीं रखे, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखिए पी और क्यू अगर दोनों जुड़ जाएंगे तो इनका मैक्सिमम बनेगा। दो, एक पे 5 रुपये, एक पे 10 रुपये हैं, एक पे 5 रुपये, एक पे 3 रुपये हैं, तो दोनों अगर लोग जुड़ जाएंगे तो 5 और 3 मिलके 8 बन जाएंगे। और अगर एंटी बनेंगे, एक दूसरे का अपोज करेंगे, वो 5 रुपये इधर खर्च करेगा, मैं 3 रुपये इधर खर्च करूंगा उसके नुकसान के लिए, तो उनका रिजल्टेंट घट के आएगा 2। तो दो वेक्टर, अगर हमारे एक वेक्टर हमारा ए, एक वेक्टर मान लो ए है, एक वेक्टर बी है, तो इनका जो मैक्सिमम होगा, जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर हमारा मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का मैक्सिमम क्या होगा ए प्लस बी, सीधी सी बात है। और मिनिमम क्या होगा ए और बी का, ए माइनस बी, सीधी सी बात है। अब मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में दुनिया रहती है। अगर दो वेक्टर हमारे 5 और 3 है तो एक ही डायरेक्शन में होंगे तो जुड़ जाएंगे और अपोजिट में घट जाएंगे। देखिए इसके अलावा भी तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, 5 और 3, या तो ऐसे हो सकते हैं 5 और 3, या अपोजिट हो सकते हैं 5 और 3। इसके अलावा भी तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है ना, 3 हमारा ऐसा भी हो सकता है, 3 हमारा ऐसा हो सकता है, 3 ऐसा हो सकता है, 3 ऐसा हो सकता है, तो इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो लेकिन मैक्सिमम हमारा जो रहेगा, मैक्सिमम हमारा रहेगा 5 + 3 यानी 8, और मिनिमम रहेगा 5 - 3 यानी कि 2। अब इनके बीच में कुछ भी वैल्यू बन सकती है। 5 और 3 मिलके कभी 8 से ऊपर नहीं बन सकते हैं। क्या 8 से ऊपर बन सकते हैं बताओ? 5 और 3 मिलके कभी 9 बन सकते हैं? क्या 10 बन सकते हैं? कभी नहीं बन सकते भाई। तो मैक्सिमम 8 बनेगा, मिनिमम 2 बनेगा। तो उसमें एक आंसर क्वेश्चन रहा होगा ऐसा, क्या 9 बन सकते हैं? तो नहीं, कैन नॉट बी, क्या नहीं बन सकते? 9 तो नहीं बन सकते भाई साहब। कुछ भी बन सकते हैं 8 और 2 के बीच में। 2 बन सकते हैं, 2.1 बन सकते हैं, 2.3 बन सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, नो सॉरी 8 से ज़्यादा नहीं, 8.1 भी नहीं बन सकते। और 2 से बिल्कुल भी नीचे नहीं। 2 और 8 के एग्जैक्ट मिडिल में 2 and 8, इंक्लूडिंग दीज 2 and 8, ना तो इधर कुछ भी ना इधर कुछ भी। ये है मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में हमें वैल्यूज मिल सकती है दो वेक्टर की, उनके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में, इनके अलावा कुछ नहीं। एक दो क्वेश्चन बच्चे देखते हैं। इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोले ए और बी जो है हमारे यूनिट वेक्टर हैं, ओके भाई सेम केस, और 90 डिग्री एंगल है, ए माइनस बी का होगा तो कराया था मैंने अभी आपको, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2, 1 × 1 cos 90 वाली होती है 0, तो हमारा √2 आ गया आंसर ना, तो पहले भी आया था। द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, इनका मिनिमम क्या होगा? अभी सिखाया है मैंने। 4 और 3 का मैक्सिमम कितना होगा? 7, और मिनिमम क्या होगा इनका? घटाना, 4 - 3 कितना होगा? 1, मिनिमम इनका कितना 1 होगा, तो ये आंसर देगा, करेक्ट आंसर 1। ठीक है भैया, छोटा सा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने आपको कभी सिखाया नहीं, फिर से सिखाते हैं थोड़ा सा। बोले ये वेक्टर जो हमारा है, इसके जो तीनों डायरेक्शनल कोसाइन होंगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, क्या होगा? तो इसका तरीका देखो क्या होता है, ध्यान सुनना, नोट कर लो इसको। अगर मेरा वेक्टर ए है जो कि है ए
ए क्या बोले, A1 बोल देता हूँ, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप और A3 के कैप। मान लो मैंने कहा मेरा वेक्टर ये है, ध्यान सुन लेना। तो इसके जो डायरेक्शनल कोसाइन होते हैं वो क्या होते हैं, कॉज अल्फा जो होता है A1 डिवाइड बाई रूट ऑफ A1 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A, ये बनता है कॉज अल्फा। कॉज बीटा बनता है हमारा A2 डिवाइड बाई मॉड ऑफ A। कॉज गामा बनता है A3 बाई मॉड ऑफ A। अब सॉल्व कर लो इसको, बस हो गया काम। तो हमारा जो मॉड ऑफ A कितना है, देखो चेक करो, मॉड ऑफ A दे रखा है, उसका मॉड निकालिए। तो -2 का मॉड, 1 का मॉड, -1 का मॉड, कितना हुआ बेटा, 4 5 6 √6 हो गया। तो हमारा कॉज अल्फा क्या हुआ, कॉज अल्फा हुआ A1 डिवाइड बाई मॉड A। A1 कितना है, A1 ये आगे वाला A1 है -2 डिवाइड बाई √6, है ना बेटा। अब समझ में आ गया हो क्या कहना है, कॉज बीटा क्या कहलाएगा बताओ। तो ये A2 ये 1 है यहाँ पे 1 डिवाइड बाई √6। कॉज गामा क्या कहलाएगा, तीसरा वाला है माइनस के, तो -1 मेरे √6। तो हमारे डायरेक्शनल कोसाइन होते हैं। तो मैंने क्या सिखाया है यहाँ पे कि अगर मेरा वेक्टर ये है मान लेते हैं, तो उसके डायरेक्शनल कोसाइन ए होंगे, A1 बाई रूट ए, सॉरी A1 बाई मॉड ए, A2 बाई मॉड ए, A3 बाई मॉड ए। ठीक है, अब आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो सीधे सीधे आंसर दे सकते हैं, -2 1 और -1 और नीचे √6 ये आंसर है हमारा। आगे बढ़ते हैं, ए के 2 क्वेश्चन ही बचे हैं। ए दे रखा है ये, बी दे रखा है ये, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, ए की वैल्यू दे रखी, बी वैल्यू दे रखी है, द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज अ बी एंड पैरेलल टू ए। हमें एक ऐसा वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड तो बी के बराबर हो और डायरेक्शन क्या हो, ए की हो, कोई बात नहीं। तो हमें वेक्टर बना, मान लो वो वेक्टर सी है, मान लो वो वेक्टर सी है, तो हमारा मैग्नीट्यूड तो किसके बराबर है, बी के, तो बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और डायरेक्शन किसकी, ए की है, डायरेक्शन हमारी ए की है। लो आंसर है। अगर उसने कहा होता कि वो सी वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड तो बी का डबल है, लो बी का डबल कर दिया, और ए का अपोजिट है, ए की डायरेक्शन के अपोजिट, मान लो कहा होता तो -a कैप ऐसे करते हैं। तो रट के नहीं करना कि हम ऐसे ही करेंगे, बोला बी का मैग्नीट्यूड तो ये लगा देंगे, और बी का डबल मैग्नीट्यूड लो ये लगा देंगे, ए की डायरेक्शन तो ए की डायरेक्शन लगा देंगे, बोले ए की अपोजिट डायरेक्शन तो माइनस के साथ लगा देंगे, तो जो पूछा जाए करो। खैर अभी तो ये पूछा है, सॉल्व कर लो उससे। तो बी का मैग्नीट्यूड क्या हो, बी का मैग्नीट्यूड रूट में 7² प्लस 24 का स्क्वायर कर लेना, और ए का यूनिट वेक्टर तो 3i + 4j डिवाइड बाई √3² प्लस 4²। ये वैल्यू हमारी ये 25 आती है, बच्चों ने बताई थी, सॉल्व किया था पिछला, 25 आती है, और 3i + 4j, और नीचे ये 16 9 25, 25 का 5, तो 5 आ गया। कितना आया हमारा आंसर, 5 3i + 4j, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 15i + 20j क्या सही है। तो इसको समझ जाना, जिसके मैग्नीट्यूड के बराबर है उसका मैग्नीट्यूड ले लो, जिसकी डायरेक्शन चाहिए उसका यूनिट वेक्टर ले लो, है ना। क्योंकि वेक्टर में क्या होता है, सी वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में दोनों ऐसे ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स ए एंड बी आर डबल्ड, कीपिंग द एंगल बिटवीन them is the same, the angle that the new resultant makes with the A will be। क्वेश्चन लंबा लग रहा है लेकिन बड़े ध्यान से करें। देखिए, तो ए और बी हमारे मान लो कर मेरे, ए और बी मेरे ये है, ए और बी मेरे मान लो ये वेक्टर मान लेते हैं, ए और बी मेरे हैं, तो इनका रिजल्टेंट मान लो मेरा ये है, मान लेते हैं चलो, तो इनका रिजल्टेंट हमारा ठीक है। ठीक है, अब क्या कहना है कि ए और बी का इफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर ए एंड बी आर डबल कर दो, कीपिंग द एंगल बिटवीन देम द सेम, एंगल सेम रखना है, तो ओके। तो मैंने ए को देखो डबल कर दिया, थोड़ा अलग बना देता हूँ,
ए को मैंने ए की जगह 2a कर दिया, तो पहले ए मेरा इतना था मान लो, अब मैं ए और मिला दिया तो 2a हो गया, यानी कि ये 2a मेरा वेक्टर हो गया 2a। और बी को भी डबल कर, जो बी भी था उसको बी को डबल कर दिया, चलो 2b हो गया। इनका एंगल वही था जो पहले था, पहले मान लो का थीटा था, अब भी थीटा ही है। तो नया रिजल्टेंट क्या बना, ये बना, मान लो इसका नाम बने आर डैश, है ना, आर डैश, ठीक है। तो कह रहा है कि द एंगल दैट द न्यू रिजल्टेंट मेक्स विद ए, जो नया रिजल्टेंट है यानी आर डैश, वो ए के साथ कितना एंगल बनाता है, मतलब इनफैक्ट बोलना चाहिए विद 2a बोलना चाहिए। अब तो नया 2a आ गया ना, न्यू रिजल्टेंट, तो न्यू रिजल्टेंट तो 2a से ही बनाएगा ना, ए से कैसे बना लेगा, ए से कैसे बना लेगा। खैर इनफैक्ट वो चाहे ए से कहे चाहे 2a से कहे, बात तो है कि क्यों, अब आपको ए कहे, क्योंकि जो अगर ए है, ए ये है तो 2a है, तो एंगल तो चाहे ये एंगल ले इसका ले लो, चाहे इसका इससे ले एंगल ले, एंगल तो सेम ही आएगा। तो वो अगर 2a का या ए का, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात वैसे तो नहीं है, तो चाहे ए से निकालो चाहे 2a से निकालो, एंगल तो सेम आने वाला है, क्योंकि ए और 2a तो हमारे पैरेलल ही है, ए ये है 2a है, तो एंगल तो सेम ही आए, चाहे ए से निकालो चाहे 2a से निकालो। खैर वैसे एंगल होता कितना ये रिकॉल करेंगे, मैंने कहा रिजल्टेंट का जो एंगल होता है, मान लो मैंने कहा ये एंगल अल्फा होता है मान लो, तो अल्फा होता कितना था, तो अल्फा होता, ध्यान करिए, 10 अल्फा होता था हमारा, मुझे याद है ये वैल्यू लेते थे हम, यहाँ पे ऐसा करके, ये क्यू होता है मालूम है, ए क्यू, ये बनेगा हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बनेगा क्यू साइन थीटा डिवाइड बाई पी, सर ए भी है ना, क्यू थोड़ी है, तो ये बी है, बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ये पहले था हमारा। अब नया, अब मान लो ये रिजल्टेंट का नया एंगल है अल्फा डैश, अल्फा डैश, अल्फा डैश का अल्फा के साथ देखना कि एंगल बड़ा डबल हुआ क्या हुआ। अब इस वाले में देखो, अल्फा डैश वाले में करो, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई बेस, फिर वही सेम तरीके लगाओ, तो यहाँ पे जहाँ पे ए था वहाँ 2a हो जाएगा, जहाँ बी था वहाँ 2b हो जाएगा, तो 2b साइन थीटा बाई थीटा, तो वही है एंगल, तो ये तो वही थीटा एंगल है जो पहले था, 2a प्लस 2b। तो अब आप पता है 2 कॉमन लेके कट जाएगा ना बेटा, 2 कॉमन लेके कट जाएगा, तो कितना आ गया, फिर से आ गया b साइन थीटा बाई ए प्लस बी, ये तो भैया आ गया भाई साहब जो पहले था, तो 10 अल्फा डैश जो है 10 अल्फा के बराबर आ गया, तो 10 से 10 कट गया, अल्फा डैश अल्फा आ गया, तो एंगल सेम रहेगा, एंगल हमारा सेम रहेगा, ठीक है, एंगल सेम रहेगा। इनफैक्ट ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वेक्टर एडिशन ओबेज, तो होता हमारा कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ दोनों को ही, अगर कहोगे कम्यूटेटिव लॉ ओनली, केवल कम्यूटेटिव लॉ, तो गलत हो जाएगा, केवल एसोसिएटिव नहीं, दोनों ही लॉ को फॉलो करता है। ये क्या होते हैं लॉ, रिकॉल कराता हूँ। कम्यूटेटिव का मतलब उल्टा सीधा, उल्टा सीधा, और एसोसिएटिव का मतलब लिखने का ढंग, मैंने अपने हाथ एक ट्रिक बना रखी है, उससे मुझे याद रहते हैं कौन सा क्या है। उल्टा सीधा का मतलब है ए प्लस बी वेक्टर जो होगा वो बी प्लस ए वेक्टर के बराबर होगा, बात सही है। और लिखने का ढंग, अगर ए प्लस बी प्लस सी, मतलब अगर कहा जाए कि तीनों वेक्टर को जोड़ना है, तो मैंने पहले ए को जोड़ा और बी प्लस सी को जोड़ा, तो बी प्लस सी में ए जोड़ा, तभी वही बात आएगी, तो ए प्लस बी को जोड़ा बाद में सी को जोड़ा, तो बात बताओ क्या गलत होगा। अगर मैं कहूँ 5 + 3 + 2 है, अगर मैं इनको 5 और 3 जोड़ूँ पहले, तो कितना आएगा 8 + 2, तभी तो 10 ही आएगा। अगर मैं कहूँ ना ऐसे मत जोड़ो, 5 + 3 + 2 को पहले इनको जोड़ो बाद में जोड़ना, तो पहले 5 है और ये भी 5 हो गया, 5 + 5, तो भी 10 ही आएगा। तो कुल मिला के जो हमारा जो वेक्टर का एडिशन है, एडिशन सब्सट्रैक्शन की बात नहीं की, ध्यान रखना, सब्सट्रैक्शन में फॉलो नहीं करता है, देखते हैं कौन सा फॉलो करता है कौन सा नहीं करता है। वेक्टर एडिशन में ए प्लस बी जो है बी प्लस ए के बराबर होता है, और ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है, तो ये दोनों ही सही है, बोथ वाला आंसर आएगा, ये मत कराना, तो ये गलत आंसर हमारे बन गए, ओनली में गलत है ना दिक्कत, हमारा ये आंसर आ गया। वेक्टर सब्सट्रैक्शन हमारा वेक्टर जो सब्सट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। एक एग्जांपल देते हैं, देखो वेक्टर सब्सट्रैक्शन,
कम्यूटेटिव लॉ। क्यों? क्योंकि आपने कहा ए माइनस बी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस बी प्लस ए, नहीं एक सेकेंड, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बी माइनस ए लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ। ए माइनस बी को बी माइनस ए नहीं लिख सकता हूँ, ये दोनों चीज़ अलग है। यहाँ पे ए में से बी घट रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है, बी में से ए घट रहा है, दोनों बातें अलग है। यहाँ पे बी का सब्सट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे ए का सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो दोनों बातें एक नहीं है। ठीक है भैया।